भाई भाई, एक नाजुक आवाज जिसकी लय अनोखी थी सु मिंग के सपनों में गूंज उठी। भाई, क्या तुम सुन रहे हो? भाई भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आवाज थकी हुई थी, जैसे वह सदियों से पुकार रही हो। वह कमजोर होती गई और धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो गई। जैसे जैसे आवाज कमजोर होती गई, सु मिंग को अपने सपनों में पेट में मरोड़ पैदा करने वाला दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज उस आवाज के साथ ही गायब हो गई हो। इस एहसास ने उसे नींद से झकझोर कर जगा दिया। सु मिंग को ठंड लगी। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने अपने आसपास देखा और जब उसे अपने आसपास जानी पहचानी चीजें दिखाई दी तो वह शांत होने लगा। आधी रात का समय था। उसे दूर से पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसके अलावा सब कुछ शांत था। सु मिंग चुपचाप अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और अपने हाथ में रखे पत्थर को देखने लगा। उसके चेहरे पर शंका के भाव थे। अभी जो सपना आया वह अजीब था। मैं थका हुआ भी नहीं था, फिर भी पत्थर को देखते देखते मुझे नींद आ गई। वह सपना, वह आवाज। सु मिंग का चेहरा अनिश्चितता से घिर गया। उसे शायद ही कभी सपने आते थे और उसने निश्चित रूप से पहले कभी ऐसा सपना नहीं देखा था। फिर भी किसी तरह उस लड़की की आवाज उसे अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। ये सब जरूर इस चीज से जुड़ा होगा। सु मिंग ने अपनी नजर नीचे की और चांदनी की रोशनी में अपने हाथ में रखे पत्थर को ध्यान से देखा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। आखिर यह है क्या? वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने अपनी उंगली काट ली। एक पुराने लेख के अनुसार दुनिया के ज्यादातर खजानों को केवल खून से ही सक्रिय किया जा सकता था। उस समय तक सु मिंग ने पहले कभी ऐसे खजाने नहीं देखे थे। ये पत्थर ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसने कभी देखी थी। जैसे ही उसकी उंगली से खून टपककर पत्थर पर गिरा, सु मिंग उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगा। लेकिन काफी देर बाद भी कुछ नहीं हुआ। खून के पत्थर में समा जाने का भी कोई संकेत नहीं मिला। सु मिंग ने अपना सिर खुजलाया, लेकिन वह बहुत जिद्दी था। वो उठ खड़ा हुआ और उसने हर तरह के तरीके आजमाए। कभी पत्थर को अपने दांतों से काटा, कभी हाथों से जोर लगाकर उसे तोड़ने की कोशिश की और यहाँ तक कि उसे पानी में भी डुबोकर देखा। फिर भी पत्थर में कोई बदलाव नहीं आया। लगभग भोर होने वाली थी। सु मिंग ने पत्थर को अपने हाथों में थाम रखा था और उसका मन विचारों में खोया हुआ था। समय बीतता गया और सुबह हो गई। सुबह हो गई। जैसे ही सूरज निकला, सु मिंग को एक विचार आया। जब मैंने इसे अपनी छाती पर रखा था तो मुझे इससे एक तरह की गर्मी महसूस हुई थी। शायद इसका यही इस्तेमाल हो। सु मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पत्थर को फिर से अपने गले में डाल लिया और उसे अपनी छाती के पास लटकने दिया। गर्मी की लहरें फैल गईं और सु मिंग के शरीर में समा गईं। वह गर्मी उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसके पूरे शरीर को एक आरामदायक एहसास से भर दिया। उसने गहरी सांस ली और अपने मन में सु मिंग ने बरसकर आर्ट्स में प्रशिक्षण के वे तरीके देखे जो उसे उस मूर्ति से मिले थे। बरसक ही इस दुनिया की हर चीज का मूल था। अब सु मिंग को बरसकर आर्ट्स के पहले चरण में प्रशिक्षण के तरीके मिल गए थे, यानी ब्लड सॉलिडिफिकेशन, रक्त जमने के चरण में प्रशिक्षण के तरीके। सु मिंग को उस स्क्रॉल से पता चला था कि प्राचीन काल से ही, जब उनके बरसकर पूर्वजों ने धरती और आकाश की रचना की थी, तब सभी इंसानों के पास असाधारण क्षमताएं होती थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बरसकर कबीला एक किंवदंती बनकर रह गया। वे अब वैसे नहीं रहे थे जैसे पहले हुआ करते थे। वे सभी आम लोग बन गए थे। बरसकर आर्ट्स में प्रशिक्षण के तरीके भी प्राचीन काल से ही चले आ रहे थे, लेकिन उन्हें आज के बरसकर कबीलों के हिसाब से बदल दिया गया था। इसका सबसे पहला चरण, ब्लड सॉलिडिफिकेशन चरण, 11 स्तरों में बंटा हुआ था। ये साधकों को अपने पूर्वजों से विरासत में मिले बरसकर रक्त को सक्रिय करने और उसे जमाने ठोस बनाने की शक्ति देता था। असल में बरसकर देवता की मूर्ति की शक्ति का इस्तेमाल उन लोगों को खोजने के लिए किया जाता था जिन्हें अपने पूर्वजों से अधिक गाढ़ा बरसकर रक्त विरासत में मिला होता था, और ऐसे लोगों को ही बरसकर शरीर वाला माना जाता था। केवल वही लोग बरसकर बनने के मार्ग पर आगे बढ़ सकते थे और उस पर चल सकते थे। कबीले के किसी भी आम सदस्य को वह मूर्ति नहीं पहचानती थी, क्योंकि उनके रक्त में बरसकर रक्त की मात्रा बहुत कम पतली होती थी। इसीलिए उन्हें बरसकर बनने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यही कारण था कि जब वे बरसकर देवता की मूर्ति की पूजा करते थे तो उन्हें बरसकर आर्ट्स में प्रशिक्षण के तरीके प्राप्त नहीं होते थे। लेकिन सु मिंग कुछ खास था। हो सकता है कि उसके पास बरसकर शरीर
न रहा हो, लेकिन उस रहस्यमयी पत्थर की वजह से उसे बरसकर आर्ट्स में प्रशिक्षण के तरीके प्राप्त हो गए थे। बरसकर आर्ट्स एक ऐसी चीज थी जिसे मौखिक परंपरा के जरिए भी आगे बढ़ाना मुश्किल था, और यह केवल उन्हीं कबीलों के लिए संभव था जिनके पास बरसकर्स के देवता की मूर्ति थी। अपनी नसों में बरसकर ब्लड पर ध्यान केंद्रित करो और उसे मजबूत बनाओ, और तुम उस रक्त को जगा दोगे। अपनी खुद की अनूठी बरसकर मार्क को उभारो ताकि तुम ट्रांसेंड कर सको। सु मिंग ने अपनी आंखें चमकाते हुए बुदबुदाया। वह पालथी मारकर बैठ गया और कुछ गहरी सांसें लीं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके बाद वह धीरे धीरे उस प्रशिक्षण विधि में पूरी तरह डूब गया जो उसे मिली थी। इसके कुछ ही देर बाद सूरज आसमान के ठीक ऊपर पहुंच गया। धुआं दिखाई देने लगा, जो इस बात का संकेत था कि कबीले में अलाव जलाया गया। कबीले में हलचल शुरू हो गई। कबीले के कई नेताओं की अगुवाई में शिकार करने वाली टीम अपने परिवारों का आशीर्वाद लेकर भोजन की तलाश में शिकार पर निकल पड़ी। कुछ लासुक बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 4 से 5 साल थी, नंगे बदन इधर उधर दौड़ रहे थे और खुशी खुशी खेल रहे थे। उनकी चहचहाहट भरी आवाजों से कबीले के सदस्यों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। कबीले के जिन 2 सदस्यों को बताया गया था कि उनके पास बरसकर बॉडीज है, वे मुखिया के घर पर थे। वे इस बारे में सीख रहे थे कि बरसकर आर्ट्स में प्रशिक्षण कैसे लिया जाए, साथ ही यह भी कि एक बरसकर कैसे बना जाए और कबीले के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति कैसे साबित हुआ जाए। उस समय तक डार्क माउंटेन ट्राइब में पुरानी पीढ़ी के गुजर जाने के बाद केवल 22 बरसकर ही बचे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस सुबह सु मिंग के घर का दरवाजा कसकर बंद था। घर के अंदर उसके शरीर से एक हल्की खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी उसके शरीर की हर एक नस से आ रही थी। यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य था, क्योंकि उसकी खून की नसें लाल रंग में चमक रही थीं। सु मिंग के शरीर से केवल एक ही खून की नस उभरी, और वह भी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पा रही हो। काफी देर बाद सु मिंग ने अपनी आंखें खोली, उसकी सांसें कांप रही थीं। अगर ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म में प्रशिक्षण के दौरान और अधिक खून की नसें उभरती हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रांसेंडेंस की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक होंगी। लेकिन ट्रांसेंडेंस दायरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ग्रंथों के अनुसार केवल वही लोग जो अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर चुके हैं, उन्हें ही खुद को बरसकर मास्टर कहने का अधिकार है। जो व्यक्ति ट्रांसेंडेंस दायरे तक पहुंच जाता है, उसमें कम से कम इतनी क्षमता तो होती ही है कि वह एक छोटे कबीले को एक मध्यम आकार के कबीले में बदल सके। मुखिया ने अपने शरीर में मौजूद बरसकर ब्लड का आधा हिस्सा तो सॉलिडिफाई कर लिया है, लेकिन वह अभी तक ट्रांसेंडेंस तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अभी तक ट्रांसेंडेंस दायरे तक पहुंच पाया हो। डेलेना का वह दृश्य जिसने 10,000 फैनफिक्स की शुरुआत की। हर ब्यूटी 5 कज़ोंबा वीडियो जो आपको हक्का बक्का कर देंगे। हर ब्यूटी। सु मिंग मन ही मन बुदबुदाता रहा। उस पल उसके लिए ट्रांसेंडेंस दायरा एक ऐसा सपना था जो पहुंच से बहुत दूर था। उसे चिंता थी कि क्या वह ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के पहले स्तर तक भी पहुंच पाएगा। ब्लड सॉलिडिफिकेशन दायरे के पहले स्तर तक पहुंचने के लिए उसे अपनी कम से कम 3 रक्तशिराओं ब्लड वेन्स को उभारने की जरूरत थी। जिन लोगों के पास बरसकर शरीर बरसकर बॉडी होता था, वे अपने प्रशिक्षण के दौरान बहुत तेजी से 3 रक्तशिराओं को उभार पाते थे और ब्लड सॉलिडिफिकेशन दायरे के पहले स्तर तक पहुंच जाते थे। वे सु मिंग जैसे नहीं होते थे, जो मुश्किल से अपनी पहली रक्तशिरा को ही उभार पा रहा था। उसकी शुरुआत भले ही मुश्किल भरी रही हो, लेकिन सु मिंग ने हार नहीं मानी। जब तक वह प्रशिक्षण कर सकता था, तब तक उसके पास उम्मीद बाकी थी। इसके अलावा जब वह अपने शरीर की सभी रक्तशिराओं को उभारने की कोशिश कर रहा था, तो उसे अपने सीने पर रखे पत्थर में बढ़ती हुई गर्माहट महसूस हो रही थी। इससे सु मिंग का हौसला बढ़ा। उसे ऐसा लगा कि उसके पास ही अपने उस कीमती खजाने को सक्रिय करने की चाबी है। 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों के दौरान सु मिंग शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकला हो। उसे शायद ही कभी भूख लगती थी, जिससे वह हैरान था। उस ताड़पत्र स्क्रॉल में लिखा था कि ब्लड सॉलिडिफिकेशन दायरे के दौरान बरसकर लोगों की भूख बढ़ जाती है, क्योंकि वे अपने शरीर की सभी रक्तशिराओं को सक्रिय कर रहे होते हैं। इससे उन्हें शारीरिक रूप से तेजी से बढ़ने और अपने प्रशिक्षण के लिए ज्यादा ताज़ा रक्त बनाने में मदद मिलती है। लेकिन सु मिंग के अंदर भूख का कोई नामो निशान नहीं था।
उसने इस बारे में सोचा और इसका कारण उस पत्थर से निकलने वाली अजीब सी गर्माहट को माना। इन 7 दिनों के दौरान ले चेन भी एक बार सू मिंग से मिलने आया था। वह सू मिंग को मिंग हिरण का रक्त देने और कुछ डार्क ड्रैगन की लार लेने आया था। ले चेन की जांच 7 साल की उम्र में ही हो गई थी और यह साबित हो गया था कि उसके पास बरसकर शरीर है। अब तक वह ब्लड सॉलिडिफिकेशन दायरे के चौथे स्तर तक पहुंच चुका था। वह अपने शरीर से 23 रक्त शिराओं को उभारने में सक्षम था और यहां तक कि शिकार करने वाली टीम में भी उसकी क्षमताएं कम से कम औसत स्तर की तो थी ही। वहां से जाने से पहले वह पल भर के लिए हिचकिचाया। वह सू मिंग का हौसला बढ़ाना चाहता था, लेकिन आखिर में उसने सू मिंग की आंखों में देखकर सच सच बोलने का फैसला किया। सू मिंग, हम साथ साथ बड़े हुए हैं। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर कोई तुम्हें तंग करेगा तो वह मेरा दुश्मन भी होगा। इतना कहकर उसने जोरदार अंदाज में अपना हाथ हवा में लहराया और लड़कों जैसी शरारती मुस्कान के साथ वहां से चला गया। सू मिंग ने लेई चेन को जाते हुए देखा और उसका दिल भर आया। कबीले की जिंदगी सादी थी, लेकिन बोरिंग नहीं थी। कबीले के लगभग सभी सदस्यों के पास कबीले के लिए कुछ न कुछ करने का अपना अपना काम था। बरसकर के जागरण के आधे महीने बाद सू मिंग ने एक बार फिर अपनी टोकरी उठाई और कबीले के सदस्यों को बताकर अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही सू मिंग बिल्कुल एक अलग ही इंसान बन जाता था। वह बहुत फुर्तीला था। वह एक छलांग में तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ सकता था और कुछ ही छलांगों में एक बड़े पेड़ पर चढ़ सकता था। पेड़ की एक डाल पर बैठे हुए वह मुस्कुराया। उसे अपनी तेजी पर गर्व था। भले ही मैंने रक्त जमने के क्षेत्र ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म का पहला स्तर पूरा न किया हो, लेकिन मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा फुर्तीला हो गया है। सू मिंग ने अपनी 2 उंगलियां अपने मुंह में डाली और सीटी बजाई। सीटी की आवाज दूर तक गई और गूंज उठी। जल्द ही दूर से एक लाल चमक दिखाई दी। वह लाल धब्बा बहुत तेज था और पलक झपकते ही सू मिंग तक पहुंच गया। सू मिंग के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई और जैसे ही वह लाल धब्बा उसके करीब आया, वह आगे की ओर उछल पड़ा। वह चीखा और सू मिंग का पीछा करने लगा। श्याओ होंग, चलो देखते हैं कि आज पहाड़ की चोटी पर सबसे पहले कौन पहुंचता है। सू मिंग की आवाज में खुशी थी और बोलते हुए वह आगे की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे श्याओ होंग था। उस बंदर के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उसे नहीं लगता था कि सू मिंग के साथ मुकाबला करना कोई काम की बात है। उस पल तो वह अपने हाथ में एक फल भी खा रहा था। श्याओ होंग ने अपना चेहरा खुजलाया और बड़े आलस से सू मिंग का पीछा करने लगा। लेकिन जल्द ही वह बंदर बेचैन हो उठा और उसकी चीखें और भी तीखी हो गईं। उसकी आंखों में हैरानी भरी थी और उसने गुस्से में आकर अपने हाथ का फल फेंक दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर सू मिंग का पीछा करने लगा। सू मिंग जंगल में लगातार चलता रहा। उसका शरीर एक तीर की तरह था। जंगल से अपनी जान पहचान और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए वह जंगल से तेजी से गुजरा। बहुत जल्द डार्क ड्रैगन माउंटेन उसकी आंखों के सामने आ गया। एक बार जंगल से बाहर निकलते ही वह डार्क ड्रैगन माउंटेन में प्रवेश कर सकेगा। सू मिंग के लिए, जो बचपन से ही जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए इस पहाड़ पर आता रहा था, यहाँ की हर जीवित चीज से एक ऐसी आभा निकलती थी जो उसे सुकून देती थी। शास्त्रों में लिखा है कि बर्सर्कर्स अपने रक्त को जागृत करके अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं और ब्लड सॉलिडिफिकेशन दायरे ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म में प्रशिक्षण के दौरान अपने शरीर के भीतर मौजूद बर्सर्कर रक्त को निखारकर अपने शरीर को और भी मजबूत बना सकते हैं। मैंने सोचा था कि मुझे ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये सोचकर कितना अच्छा लग रहा है कि आज मैं इसका अनुभव कर पाऊंगा। ब्लड सॉलिडिफिकेशन दायरे के पहले स्तर तक पहुंचने के लिए 3 रक्त शिराओं ब्लड वेन्स का प्रकट होना आवश्यक है। लेकिन भले ही मैंने अभी तक तीनों शिराओं को प्रकट नहीं किया है, फिर भी मेरी गति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यहां तक कि मेरी ताकत भी। सू मिंग ने आगे की ओर छलांग लगाई और हवा में रहते हुए ही उसने अपने बगल में मौजूद एक विशाल पेड़ पर अपने दाहिने मुक्के से वार किया। एक जोरदार धमाके के साथ पेड़ पर उसके मुक्के की हल्की सी छाप दिखाई दी। लेकिन उसी समय सू मिंग के दाहिने हाथ में भी सुन्नपन महसूस हुआ। हालांकि उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह अपने उत्साह में डूबा हुआ था, एक लाल रंग की झलक उसके पास से गुजरी और उसने गर्व से भरी चीखें निकाली। जाहिर है, यह उस छोटे बंदर की आवाज थी जो सू मिंग को पकड़ने और उससे आगे निकल जाने पर खुद से बहुत खुश था। सू मिंग मुस्कुराया और उस लाल रंग की झलक का पीछा करने लगा। उसकी गति कम नहीं हुई, लेकिन वह उस छोटे बंदर को पकड़ नहीं पाया।
पहले जब भी वह डार्क ड्रैगन माउंटेन पर पहुंचता था तो वह बंदर उसका बेसब्री से इंतजार करता मिलता था। उसके चेहरे पर उपहास का भाव होता था, मानो वह बहुत लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा हो। लेकिन अब 2 घंटे बाद जब सू मिंग डार्क ड्रैगन माउंटेन पर चढ़ा और पहाड़ के एक हिस्से में स्थित उसी बड़े खोखले पत्थर के पास पहुंचा तो उसने उस बंदर को देखा। हालांकि वह अभी भी उसे उपहास और तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन उसके माथे पर पसीना झलक रहा था। इससे ये पता चलता था कि भले ही वह सू मिंग से पहले वहां पहुंच गया था, लेकिन इस बार उसने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया था। सू मिंग मुस्कुराया और बंदर का सिर सहलाने के लिए उसके पास गया। उसने टोकरी उतारी और चट्टान के ऊपर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने आसपास फैली धुंध को देखा, उसने एक गहरी सांस ली। उसे वहां खड़े होकर अपने सामने के नज़ारों को देखना पसंद था, भले ही ठीक उसके नीचे एक गहरी खाई क्यों न हो। अगर वह कुछ कदम आगे बढ़ाता और ठीक उसी समय हवा का कोई झोंका उसे लगता तो वह लड़खड़ाकर नीचे गिर सकता था। यह एक खतरनाक जगह थी, लेकिन सू मिंग बचपन से ही इस पहाड़ पर चढ़ता आ रहा था। उसके लिए ये जगह उसके दूसरे घर जैसी थी। शाओ होंग, पहाड़ के दूसरी तरफ कैसा दिखता है? क्या तुम पहले कभी वहां गए हो? सू मिंग की चमड़े की कमीज हवा के साथ लहराए और उससे हल्की फड़फड़ाहट की आवाजें आने लगीं। सहज ही उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी छाती पर रखे काले पत्थर को छुआ। उसके बगल में खड़े बंदर ने अपनी आंखें घुमाई और दूर फैली जमीन की ओर देखा। उसने सू मिंग को जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि अपना सिर नीचे झुकाकर अपने ही बालों को कुरेदने लगा, मानो वह कुछ ढूंढ रहा हो। छोटे बंदर को खुद को संवारते और उसे नजरअंदाज करते देख सू मिंग ने अपनी नाक खुजाई। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर उसी जगह पर पालथी मारकर बैठ जाने का फैसला किया जहां वह खड़ा था। शाओ होंग, इस बार मैं कुछ समय के लिए कबीले में वापस नहीं जाऊंगा। हो सकता है मैं कुछ समय यहीं रुकूं, इसलिए अगर तुम बाहर खेलने जाओ तो मेरे लिए कुछ फल भी लेते आना। उसके बगल में बैठे बंदर ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखा। उसने सू मिंग को गौर से देखा, फिर खुशी से मुस्कुराया और सिर हिलाया। आमतौर पर उसे सू मिंग के साथ बिताने के लिए सिर्फ 3 से 5 दिन ही मिलते थे। जब सू मिंग कबीले में वापस चला जाता तो वह जंगल में अकेला रह जाता था। जब उसे सू मिंग की बात समझ आई तो वह बेहद खुश हुआ। सू मिंग ने कुछ गहरी सांसें लीं और अपने चेहरे पर हवा का स्पर्श महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। वह तब तक वहीं अभ्यास करने वाला था जब तक वह ब्लड सॉलिडिफिकेशन दायरे ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के पहले स्तर तक नहीं पहुंच जाता। उसके बाद ही वह वहां से जाता। आखिरकार सू मिंग को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो कुछ हुआ था उसे वह कैसे समझाए। उसके मन के किसी कोने में वह इस बात को राज रखना चाहता था और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलने देना चाहता था। आंखें बंद करने के कुछ ही देर बाद सू मिंग के शरीर पर एक लाल नस उभर आई। इस लाल नस से हल्की सी लाल चमक निकल रही थी। अब वह सिर्फ चमक नहीं रही थी, बल्कि पूरी तरह से उभरने के संकेत दे रही थी। ये वही लाल नस थी जो लगभग आधे महीने पहले सिर्फ धुंधली सी दिखाई दी थी। वही लाल नस जो अब पूरी तरह से उभरकर सामने आ रही थी। हो सकता है कि बरसकर के तरीकों का अभ्यास करने में सू मिंग के पास कोई खास हुनर न हो, लेकिन वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अब जब वह अभ्यास करने के लिए पालथी मारकर बैठा तो समय धीरे धीरे बीतने लगा। सूरज उगता और डूबता रहा, आसमान में कोहरा जमता और छटता रहा। पहाड़ों में पक्षियों और जानवरों की आवाजें गूंजती रहीं, जिससे वहां एक तरह की शांति छा गई। उस शांति से घिरा हुआ सू मिंग दूसरे दिन सुबह उसने अपनी आंखें खोली। उसने अपने शरीर को हिलाया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वह छोटा बंदर जा चुका था, लेकिन जमीन पर कुछ फल पड़े थे और कुछ फलों के बीज बचे थे जिन्हें पूरी तरह से खा लिया गया था। सू मिंग ने कुछ फल उठाए और उनमें से 1 दर्जन खा लिए। उसकी भूख को देखते हुए ये फल उसे सिर्फ थोड़ा बहुत ही तृप्त कर पाए। उसे फल खाना पसंद तो था, लेकिन एक ही बार में बहुत ज्यादा फल खाना उसे अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, सू मिंग तुरंत बैठ गया और अपने शरीर के अंदर बरसेकर रक्त को शुद्ध करने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन इस बार कुछ ही पलों बाद सू मिंग ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। पहली रक्त शिरा तो पहले ही प्रकट हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरी शिरा के प्रकट होने के लिए मेरे शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं है। सू मिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे बयां करे। ऐसा लग रहा था मानो पहली शिरा ने ही उसके शरीर के आधे से ज्यादा ताजे रक्त को सोख लिया हो और दूसरी शिरा के प्रकट होने के लिए अब पर्याप्त रक्त बचा ही न हो।
इसे समझाना मुश्किल था, लेकिन सू मिंग को ठीक ऐसा ही महसूस हो रहा था। मेरे पास पर्याप्त रक्त नहीं है। सू मिंग ने अपना सिर खुजलाया और एक गहरी सांस ली। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बरसेरकर मार्ग के साधकों को विशेषकर शुरुआती चरणों में प्रशिक्षण के लिए एक मजबूत शरीर की आवश्यकता होने के साथ साथ भारी मात्रा में ऐसी औषधियां भी लेनी पड़ती हैं जो शरीर के अंदर रक्त निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाती हैं। ऐसा करने से उनके प्रशिक्षण की गति बढ़ती है और फिर एक एक करके सभी रक्त शिराएं प्रकट होने लगती हैं। रक्त घनीकरण क्षेत्र ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म में एक बरसेरकर की शक्ति सीधे तौर पर उसके शरीर में मौजूद रक्त शिराओं की संख्या और रक्त की मात्रा से जुड़ी होती है। एक बरसेरकर के पास जितना ज्यादा रक्त होता है वह उतनी ही ज्यादा रक्त शिराएं प्रकट कर पाता है और उतना ही अधिक शक्तिशाली बन जाता है। जब ये शक्ति मुक्त होती है तो केवल अपनी शारीरिक ताकत के दम पर ही वे किसी विशालकाय जानवर के भी चिथड़े उड़ा सकते हैं। यही तो है बरसेरकर शक्ति। ये सभी बातें उस कबीले के गुप्त रहस्य थे। केवल उन्हीं लोगों को इन रहस्यों को जानने का अधिकार प्राप्त था जिनके पास बरसेरकर शरीर बर्सर्कर बॉडीज मौजूद होते थे। जब कबीले के सदस्य घायल हो जाते थे तो उनका बहुत सारा खून बह जाता था। उनके चेहरे पीले पड़ जाते थे और वे कमजोर हो जाते थे। उस समय उन्हें ऐसी जड़ी बूटियां खानी पड़ती थीं जो खून बनाने में मदद करती थीं। सू मिंग की आंखें चमक उठीं। कुछ देर ध्यान से सोचने के बाद उसने तुरंत टोकरी अपनी पीठ पर टांगी और पहाड़ की तरफ कूद गया। इस बार उसकी गति बहुत तेज थी और वह लगभग 1 घंटे बाद वापस लौटा। जब वह वापस लौटा तो उसकी टोकरी में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां थीं जिन पर अभी भी मिट्टी लगी हुई थी। उन जड़ी बूटियों को साफ करने के बाद सू मिंग ने टोकरी से एक पत्थर का कटोरा निकाला। उसने जड़ी बूटियों को पीसा और उसमें ओस मिलाई जिससे एक गहरे हरे रंग का घोल बन गया जिससे एक अजीब सी गंध आ रही थी। लेकिन उसे इस गंध की पहले से ही आदत थी। उसने उस गंध की कुछ सांसें ली और फिर उसमें और जड़ी बूटियां मिला दी। जब ये काम पूरा हो गया तो उसने एक गहरी सांस ली और पूरा घोल पी गया। ये बहुत ही घिनौना था। सू मिंग ने बेचैनी में अपना माथा सिकोड़ा, लेकिन खुद को मजबूर करके उसने वह पूरा घोल पी लिया और फिर से पालती मारकर बैठ गया। आधी रात बीतने के बाद ही सू मिंग ने अपनी आंखें फिर से खोली। जब उसने आंखें खोली तो उसने अंधेरे में घूरा और अपने मन को भटकने दिया। इसका थोड़ा असर तो हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा। तरीका तो सही है लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ है। सू मिंग ने माथा सिकोड़ा। वह अपने बड़े एल्डर को इस बारे में नहीं बता सकता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए उसे सिर्फ खुद पर ही निर्भर रहना था। यही तो गड़बड़ है। सू मिंग की आंखें चमक उठीं। कबीले में आम वैद्य होने के नाते जड़ी बूटियां इकट्ठा करना उसका ही काम था। उसे याद आया कि जब भी वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाता था तो उसका बड़ा एल्डर आमतौर पर ढेर में से कुछ जड़ी बूटियां चुनकर अपने पास रख लेता था। बाकी जड़ी बूटियां कबीले के मुखिया को दे दी जाती थीं और जरूरत के हिसाब से कबीले के लोगों में बांट दी जाती थीं। जब घायल और बीमार लोगों के इलाज के लिए दवा बनाने की जरूरत पड़ती थी तब जड़ी बूटियों के भंडार से उन्हें निकाला जाता था। डार्क ड्रैगन की लार डार्क ड्रैगन सलाइवा उन जड़ी बूटियों में से एक थी जिन्हें एल्डर अपने पास रख लेता था। लेकिन अब डार्क ड्रैगन की लार उसके किसी काम की नहीं रही थी और इसलिए वह सारी की सारी सू मिंग को दे दी गई थी ताकि वह अपने शरीर को पुष्ट कर सके। ले चेन को थोड़ा देने के बाद भी मेरे पास अभी भी डार्क ड्रैगन की लार डार्क ड्रैगन सलाइवा थोड़ी बची हुई है। सू मिंग ने तुरंत टोकरी की बगल वाली जेब में हाथ डालकर चीजें टटोली और उसमें से एक छोटी शीशी निकाल ली। जब उसने उसे खोला तो हवा में एक जानी पहचानी खुशबू फैल गई। उसने शीशी को हल्के से हिलाया। उसमें आधे से बस थोड़ा ही कम बचा था। बिना किसी हिचकिचाहट के सू मिंग ने शीशी को अपने होठों से लगाया और उसमें जो कुछ भी था वह एक ही घूंट में पी गया। फिर वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपनी नसों में बह रहे बरसर्कर रक्त बर्सर्कर ब्लड को शुद्ध करने और उसे मजबूत बनाने में पूरी तरह से डूब गया। सू मिंग बचपन से ही डार्क ड्रैगन की लार पीता आ रहा था। हर बार जब वह इसे पीता तो उसे थोड़ी सी बेहोशी सी महसूस होती और ऐसा लगता मानो वह नशे में धुत होकर बस सोने ही वाला हो। लेकिन ये पहली बार था जब उसने अपने बरसर्कर प्रशिक्षण में मदद के लिए डार्क ड्रैगन की लार पी थी। जैसे ही उसकी नसों में बहता रक्त उसके पूरे शरीर में घूमने लगा उसे अपने शरीर के भीतर एक ठंडी सी सनसनी बढ़ती हुई महसूस हुई जो धीरे धीरे फैलते हुए उसके शरीर के सभी हिस्सों में बहुत तेजी से फैल गया। वह ठंड धीरे धीरे उसकी नसों में बहते खून के साथ घुल मिल गई और उसके शरीर में रक्त संचार की गति को बढ़ा दिया। उसके रक्त संचार की गति बढ़ने के संकेत भी साफ दिखाई दे रहे थे।
मुझे पता था। सु मिंग उत्साह से भर उठा। जैसे जैसे वह अपने रक्त को प्रवाहित करता रहा, उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसने अपनी आंखें खोली, उसके चेहरे पर अविश्वास और संदेह के भाव थे। ये कैसे हो सकता है? क्या यह हेल्डर का किया धरा है? अपने शरीर के भीतर सु मिंग उस ठंड को साफ साफ महसूस कर सकता था जो उसके शरीर के हर हिस्से से उभर रही थी, ठीक उसी समय जब वह डार्क ड्रैगन की लात डार्क ड्रैगन सलाइवा से उत्पन्न ठंड को सोख रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह ठंड उसके शरीर में वर्षों से मौजूद थी और सुप्त अवस्था में पड़ी थी। वह बस उस पल का इंतजार कर रही थी जब वह अपनी नसों में बहते रक्त को परिष्कृत करना शुरू करे, और फिर वह जोरदार वेग से बाहर निकल पड़े। और इसे सक्रिय करने की कुंजी वही डार्क ड्रैगन की लात थी जिसे सु मिंग ने पिया था। अब वह ठंड उसके शरीर के हर हिस्से से सिमटकर एक जगह जमा होती प्रतीत हुई। वह एक विशाल लहर की तरह उसकी नसों में टकराती हुई आगे बढ़ी और एक अथाह सागर का रूप धारण कर लिया। यह एक ऐसा उपहार था जिसे एल्डर ने उसके बचपन में ही उसके लिए तैयार करके रखा था। डार्क ड्रैगन की लात से पोषित उसका ये शरीर ही वह अनमोल उपहार था। यदि सु मिंग बरसकर के मार्ग वेज ऑफ द बर्सर्कर पर चलने का निर्णय लेता तो ये शक्ति उसके प्रशिक्षण के शुरुआती चरणों में उसकी जबरदस्त सहायता करती। और यदि उसके पास बरसकर के मार्ग पर चलने की जन्मजात प्रतिभा न भी होती, तब भी यह शक्ति उसके शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने में उसकी मदद करती। सु मिंग हक्का बक्का रह गया। उसे अपने एल्डर की स्नेहपूर्ण आंखें और वर्षों के अंतराल में उसके प्रति एल्डर की बढ़ती हुई उम्मीदें साफ साफ दिखाई देने लगीं। और सबसे बढ़कर उसे 15 दिन पहले एल्डर की आंखों में झलकी वह निराशा याद आ गई। एल्डर, सु मिंग के होठों से अस्पष्ट शब्द निकले। उसके शरीर के भीतर एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंज उठी। समय के साथ उसके शरीर में जमा हुई डार्क ड्रैगन की लार की विशाल मात्रा जोरदार वेग से आगे बढ़ी और उसके रक्त को भी अपने साथ आगे धकेल दिया। इसके परिणामस्वरूप उसके शरीर में दूसरी रक्तशिरा ब्लड वेन तत्काल प्रकट हो गई और तेजी से उभरकर सामने आ गई। जैसे ही दूसरी रक्तशिरा प्रकट हुई, उसके ठीक पीछे पीछे तीसरी रक्तशिरा भी तत्काल उभर आई। यहां तक कि चौथी रक्तशिरा के भी धुंधले से संकेत दिखाई देने लगे थे। सु मिंग का शरीर तेजी से विशालकाय होने लगा। उसके रक्त संचार की तीव्र गति और प्रचंड शक्ति ही उसके इस शारीरिक विकास का मूल कारण थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अब और कमजोर और दुर्बल नहीं रहेगा, बल्कि अपने कबीले के बाकी सदस्यों जैसा ही बन जाएगा। उसे एक मजबूत शरीर मिल जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल सु मिंग की छाती से लटकते पत्थर से अचानक वैसी ही तेज रोशनी निकली जैसी गॉड ऑफ बर्जर्कस की मूर्ति से निकली थी। जिस पल वह रोशनी आई, सब कुछ बदल गया। जैसे ही वह ठंडी रोशनी दिखाई दी, सु मिंग अपने सीने से निकलती हुई गर्मी की एक तेज लहर को साफ साफ महसूस कर सका, जो तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। ये पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल गई और डार्क ड्रैगन की लात से आई ठंडक के साथ मिलकर उसके खून में समा गई। सु मिंग के शरीर के अंदर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। जब वह जोर से कांपते हुए बैठा था तो उसकी चौथी रक्तशिरा ब्लड वेन उभर आए। उसी समय सु मिंग के रोम छिद्रों से भारी मात्रा में काली गंदगी बाहर निकलने लगी। हवा में एक भयानक बदबू भी फैल गई थी, लेकिन हवा के झोंके के साथ ही वह भी गायब हो गई। 3 रक्तशिराओं के साथ कोई भी रक्त ठोसीकरण क्षेत्र ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के पहले स्तर तक पहुंच सकता था। अब सु मिंग एक ऐसा बर्सर्कर बन गया था जो रक्त ठोसीकरण क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच चुका था। फिर भी उसने अपनी आंखें बंद ही रखीं। उसके जागने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, चौथी रक्तशिरा के उभरने के साथ ही उसके खून के ठोसीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे रुक गई। अगली सुबह जब वह छोटा बंदर अपने दाहिने पंजे को सूंघता हुआ और चेहरे पर खुशी का भाव लिए वापस आया, तो सु मिंग को पूरी तरह से काली गंदगी में लिपटा हुआ देखकर वह हैरान रह गया। उसने हैरानी में अपना सिर खुजलाया और फिर सु मिंग के चारों ओर कुछ चक्कर लगाए। हो सकता है कि उसे थोड़ी बहुत समझ आ गई हो, लेकिन उस समय क्या हो रहा था यह उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। उत्सुकतावश वह सु मिंग के करीब गया और अपना एक पंजा आगे बढ़ाया, मानो वह सु मिंग को थपथपाना चाहता हो। ठीक उसी पल जब वह सु मिंग को छूने ही वाला था, सु मिंग के शरीर के अंदर से एक बार फिर जोरदार रोशनी फूट पड़ी। पल भर में ही वह रोशनी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और सु मिंग को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। ये देखकर वह बंदर हैरानी से अपना मुंह फाड़े का फाड़े रह गया। फिर उसकी आंखों के सामने ही सु मिंग का शरीर गायब हो गया। उस छोटे बंदर को ऐसा लगा मानो सु मिंग को वह रोशनी अपने साथ ले गई हो। इस दृश्य को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से एक तीखी चीख निकल पड़ी।
वह उस जगह की ओर भागा जहां से सू मिंग गायब हुआ था और पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। वह वहीं का वहीं बिना हिले डुले हक्का बक्का खड़ा रह गया। सू मिंग को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह इस समय कहाँ है। वह इस समय हैरानी भरी नजरों से अपने आसपास के माहौल को निहार रहा था। वह पूरा स्थान एक सफेद कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। वह बहुत दूर तक तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन अपने ठीक सामने उसे एक पहाड़ की चोटी की धुंधली सी रूपरेखा जरूर दिखाई दे रही थी। वह अभी अभी जागा था, लेकिन उसे याद था कि वह डार्क माउंटेन अंधेरे पहाड़ में है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां पहुंचा कैसे। उसकी नजर धीरे धीरे चौकस हो गई। उसने पहले अपनी नजर नीचे की और अपनी छाती की ओर देखा, और फिर महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई है। उसकी छाती पर लगा वह अजीब सा काला टुकड़ा मलबे का हिस्सा वहां से गायब था। वह चला गया। सू मिंग हैरान रह गया। उसने अपने आसपास के माहौल पर नजर दौड़ाई और फिर धीरे से खड़ा हो गया। उसकी नजर में एक गहरापन और सतर्कता थी, और वह कोहरे से ढकी पहाड़ी चोटी की ओर बढ़ने लगा। पहाड़ ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में सू मिंग पहाड़ के तल पर खड़ा था। जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसने एक गहरी और तेज सांस ली। ये यकीनन एक पहाड़ की चोटी थी, लेकिन इस पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे। इसके बजाय यह एक बंजर जमीन थी, मानो इसे पूरी तरह से चिकना करके चमकाया गया हो। इस पर बहुत सारी आकृतियां उकेरी गई थी, पहाड़, नदियां, अजीबोगरीब जानवर, आसमान, और यहां तक कि ऐसे शब्द भी जो सू मिंग ने पहले कभी नहीं देखे थे। उस जगह से एक ऐसा एहसास मिल रहा था मानो वह बहुत पुराने जमाने की हो, जैसे वह सीधे जंगली लोगों के युग एज ऑफ द सैवेजेस की कहानियों से निकलकर सामने आ गई हो। ठीक उसी पल जब सुमिंग ने पहाड़ी चोटी पर बनी उन आकृतियों को देखा, तो हवा में एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी। पहाड़ के ठीक बीचों बीच एक दरार उभर आई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दो हिस्सों में काट दिया हो। वह दरार काफी संकरी थी, और सुमिंग देख सकता था कि वह कितनी गहराई तक नीचे जा रही है। वह दरार ठीक सुमिंग के पैरों के नीचे आकर रुक गई। सुमिंग एक पल के लिए हिचकिचाया, और फिर उसने अपने दांत भींच लिए। वह अब यहां पहुंच ही चुका था, और उसे ये भी नहीं पता था कि इस जगह से बाहर कैसे निकला जाए। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह असल में है कहाँ। अब जब उसके सामने एक रास्ता खुल गया था, तो उसे आगे बढ़ना ही था। उसके मन के किसी कोने में यह एहसास था कि इस जगह का उस काले टुकड़े मलबे के हिस्से से किसी न किसी तरह का कोई संबंध जरूर है, क्योंकि उसे वह गर्मी साफ साफ याद थी जो उस टुकड़े से निकलती थी। सू मिंग को ऐसा महसूस हुआ मानो वह बहुत लंबे समय से चल रहा हो। वह उस संकरी दरार का पीछा करते हुए पहाड़ के अंदरूनी हिस्से में बढ़ता जा रहा था। उसके सामने का रास्ता धीरे धीरे चौड़ा होता गया। उसके आसपास की दीवारों पर भी बहुत सारी अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। सू मिंग उन आकृतियों का मतलब तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसने देखा कि उन आकृतियों में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां भी बनी हुई थीं। वहां कुछ नग्न लोग बिखरे बालों के साथ एक अजीब से बड़े बर्तन के चारों ओर जड़ी बूटियों से खेलते हुए खड़े थे। वह नक्काशी को तब तक देखता रहा जब तक उसकी नजर कोने से अंत पर नहीं पड़ी। अंत में एक दरवाजा था, और सू मिंग दरवाजे पर रुक गया। दरवाजे पर भी वैसी ही नक्काशी थी। चित्र में 5 अलग अलग जड़ी बूटियां उकेरी गई थीं। सू मिंग जिस ठंडी रोशनी से पहले से परिचित था, वैसी ही रोशनी बिखेरती हुई असमान तारे 5 जड़ी बूटियों के चित्र को घेरे हुए थी और एक वृत्त बना रही थी जो दरवाजे को पूरी तरह से ढक रही थी। दरवाजे के ठीक बीच में 15 छोटे छेद थे। ऐसा लग रहा था मानो उनमें कुछ रखा जा सकता हो। छेदों ने एक वृत्त बनाया था। सू मिंग ने भौहें चढ़ाईं और फिर दरवाजे का बारीकी से निरीक्षण किया। उसने अपने आसपास फिर से देखा, फिर अपनी नजरें उस पर डाली। दरवाजे पर लगी 5 जड़ी बूटियों को घूरो। ये है आयरन कोर फ्लावर। हाँ, यही है आयरन कोर फ्लावर। ये जॉयलीफ जैसा दिखता है, लेकिन यह आइसिड कैटाल्पा पौधे जैसा भी लगता है। ये है नाइट ग्लिटर ब्रांच। मैं अक्सर इन्हें इकट्ठा करता हूँ। यह क्या है? ये सच में बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मैंने आखिरी वाला कभी नहीं देखा। कुछ देर उसे देखने के बाद सू मिंग हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे दरवाजा खोलने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। ठीक उसी पल जब वह हिचकिचा रहा था, उसने देखा कि 5 जड़ी बूटियों के चारों ओर लिपटे धागे हिले और इतनी तेजी से चमके कि आंखें चौंधिया गईं। जब सू मिंग उस पल से हैरान था, तो वह रोशनी दरवाजे से निकली और तेजी से सू मिंग की ओर बढ़ी। रोशनी इतनी तेज थी कि सू मिंग को बचने का कोई समय ही नहीं मिला। पलक झपकते ही वह रोशनी में पूरी तरह से डूब गया।
ठीक उसी समय सुमिन की अपनी न होने वाली बहुत सारी यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। ऐसा लगा जैसे ये यादें उस रोशनी के साथ ही आई थीं और जबरदस्ती उसके दिमाग में घुस गई थीं। इससे सुमिन को बहुत बेचैनी महसूस हुई। उसने एक इंसान की आकृति देखी। वह बिल्कुल उन दूसरे चित्रों में बने लोगों जैसा ही था, जो एक बड़े से बर्तन में जड़ी बूटियां डाल रहा था। उस इंसान के काम करने का तरीका बहुत ही सहज और सधा हुआ था। हर बार जब वह जड़ी बूटियां बर्तन में डालता तो पहले उन्हें सूंघता और फिर उसकी नजरें बहुत गंभीर हो जाती। उसने अपना दायां हाथ हवा में लहराया और हवा में आग की एक लपट उठी जिसने उस बड़े बर्तन को चारों ओर से घेर लिया। ये पूरी प्रक्रिया बेहद जटिल थी। यहाँ तक कि आग की तीव्रता को भी नियंत्रित करना पड़ता था। सु मिंग ने इससे पहले ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा था। उसके कबीले में भी यह सब इतना जटिल नहीं होता था। वहाँ लोग आमतौर पर जड़ी बूटियों को सीधे ही खा लेते थे या ज्यादा से ज्यादा उनका कोई काढ़ा बनाकर पीते थे ताकि उनका असर और बढ़ जाए। सु मिंग अपने दिमाग में चल रही उन यादों में पूरी तरह से खो गया। काफी देर बीत गई और फिर अचानक उस इंसान ने अपना दायां हाथ जोर से उस बर्तन पर मारा। पलक झपकते ही बर्तन के चारों ओर जल रही आग बुझ गई। उस इंसान ने उस अजीब से बर्तन का ढक्कन खोला और सु मिंग ने तुरंत देखा कि उस बड़े बर्तन के अंदर नाखून के आकार की 3 हरी हरी गोल चीजें रखी हुई थीं। भले ही ये सब उसके दिमाग में चल रही महज यादें ही क्यों न थीं, फिर भी सु मिंग को हवा में जड़ी बूटियों की हल्की हल्की महक महसूस हो रही थी। जब उसने उन 3 गोल चीजों को देखा तो वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, मानो उस पर बिजली ही गिर पड़ी हो। वह बचपन से ही दवाइयां बनाने का काम करता आया था। सिर्फ एक नज़र देखकर ही वह अलग अलग तरह की दवाइयों की गुणवत्ता क्वालिटी का अंदाजा लगा सकता था। लेकिन इस समय उन गोल चीजों के असर या प्रभाव के बारे में तो वह कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। उसके शरीर के चारों ओर फैली वह रोशनी अचानक गायब हो गई और फिर वापस लौट आए दरवाजे की ओर, जिससे दरवाजे पर बना गोल घेरा बनाने वाली कई डोरियां भी हिलने लगीं। जैसे ही रोशनी कम हुई, सु मिंग की नजर धुंधली हो गई। वह ऐसे हिला जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे धक्का दिया हो। जब उसकी नजर साफ हुई तो एक लाल रंग की धुंधली चीज खुशी से चीखती हुई उसकी ओर तेजी से आए। वह लाल धुंधली चीज जाहिर है शियाओ होन थी। वह सु मिंग के ऊपर चढ़ गई और खुशी से उसके शरीर पर कूदने लगी। जब सु मिंग गायब हुआ था तो वह बहुत डर गई थी। अब जब उसने सु मिंग को वापस आते देखा तो वह खुश हो गई। सु मिंग हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने आसपास देखा और पाया कि वह डार्क ड्रैगन माउंटेन पर उस बड़े पत्थर के पास वापस आ गया है। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि वह टुकड़ा, जो गायब हो गया था, अभी भी उसकी छाती पर लटका हुआ है। ये सब जरूर इस चीज से जुड़ा है। शायद जब मैं ब्लड सॉलिडिफिकेशन रक्त जमने के क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंचा तो मैंने इसे सक्रिय कर दिया और वह सब हुआ। शियाओ होन की प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि मैं सपना नहीं देख रहा था, बल्कि सचमुच उस जगह गया था। आखिर यह चीज है क्या? ये यहाँ क्यों है? सु मिंग ने धीरे से बुदबुदाया जब वह अपने दिमाग में चल रही यादों को याद कर रहा था। क्वेंचिंग औषधीय गोलियां। काफी देर बाद सु मिंग ने उस शोधन प्रक्रिया का नाम धीरे से बुदबुदाया जिसे उसने अपने दिमाग में देखा था। स्कैटरिंग डस्ट। यह उस औषधीय गोली का नाम था और यह उन कई यादों में से एक थी जो उसके दिमाग में उभरी थी। सु मिंग ने धीमी आवाज में बात की। अपने मन में उसने दरवाजे पर बनी नक्काशी देखी। उसकी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। हो सकता है उसे यह न पता हो कि वह जगह कहाँ थी, लेकिन ये साफ था कि उसने जो क्वेंचिंग वाली चीज देखी थी उसने उसकी दिलचस्पी जगा दी थी। उसकी नज़र में एक बरसकर योद्धा बनने का प्रशिक्षण उन जड़ी बूटियों से जुड़ा है जो शरीर में रक्त की गति को बढ़ाती हैं। उन्हें अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए उन जड़ी बूटियों का बहुत ज्यादा सेवन करना पड़ता था। उसने अपने दिमाग में जो क्वेंचिंग प्रक्रिया देखी थी वह शायद उसके प्रशिक्षण में बहुत ज्यादा मदद कर सकती थी। मैंने अपने कबीले में इस तरह की गोल औषधीय गोली कभी नहीं देखी, यहाँ तक कि मुखिया ने भी पहले कभी ऐसी गोली नहीं देखी होगी, वरना मैंने इसे जरूर देखा होता। लेकिन वह गोल औषधीय गोली काफी असरदार लग रही थी। मुझे हैरानी हो रही है कि जब मैं इन जड़ी बूटियों को शुद्ध करने का काम पूरा कर लूंगा तो इनका असर कितना जबरदस्त होगा। तो फिर मेरा अगला कदम उन 5 जड़ी बूटियों को ढूंढना होगा। शियाओ होन, क्या तुमने कभी इन 2 तरह की जड़ी बूटियों को देखा है? जैसे ही सु मिंग ने अपना फैसला कर लिया, उसने शियाओ होन को आवाज दी और एक पत्थर उठाया। फिर उसने जमीन पर उन 2 जड़ी बूटियों की आकृतियां बनाई जिन्हें वह पहचान नहीं पा रहा था, और उसके बाद उम्मीद भरी नजरों से शियाओ होन की ओर देखा।
शियाओ हुंग ने अपने दांत दिखाते हुए उन आकृतियों को देखा और फिर सिर हिलाकर सहमति जताई। सु मिंग का उत्साह बढ़ गया। वह चारों ओर घूमने लगा। उसने कई बार बड़ा पत्थर मारा क्योंकि उसका दिमाग तेजी से उसके विचारों को प्रोसेस कर रहा था। मुझे जड़ी बूटियां मिल सकती हैं, लेकिन उस तरह की दवा वाली गोलियां बनाना मुश्किल होगा। इसमें आग भी लगेगी। ये चावल पकाने जैसा ही होगा। मजेदार। सु मिंग के विचार ठीक होने के बाद उसने मुंह बनाया। उसे याद आया कि वह बर्तन भी अजीब था। ये कबीले में चावल पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों से अलग था। जब वह अपने दिमाग में यादों को खंगाल रहा था तो उसे पता चला कि बुझाने के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन का एक अजीब नाम था, बेरेन कैल्ड्रॉन। कबीले में इस्तेमाल होने वाले बर्तन बेकार होने चाहिए। मुझे भी आग की जरूरत होगी। सु मिंग ने बुदबुदाते हुए अचानक अपना सिर उठाया। डार्क ड्रैगन माउंटेन के 5 पहाड़ों में से दूर एक पहाड़ को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठी। वह पहाड़ पूरी तरह से भूरे रंग का था और इस समय पहाड़ की चोटी से धुआं निकल रहा था। डार्क ड्रैगन पर्वतमाला के 5 पर्वत एक दूसरे से अलग हैं। जिस पर्वत से डार्क ड्रैगन की लार, डार्क ड्रैगन सलाइवा निकलती थी, वह डार्क माउंटेन कबीले के सबसे करीब था। अगर वह इससे आगे जाता तो हो सकता था कि गलती से उसका सामना किसी दूसरे कबीले के लोगों से हो जाए। यही वजह थी कि सु मिंग अपना ज्यादातर समय यहीं बिताता था। वह दूसरे पर्वतों पर केवल कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए जाता था, और वह भी पूरी सावधानी के साथ। अब सु मिंग की नजर के सामने वह पर्वत था जिसकी चोटी से धुआं निकल रहा था, ब्लैक फ्लेम पर्वत। कहा जाता है कि इस पर्वत के भीतर जमीन की आग, अर्थ फायर का विशाल भंडार मौजूद है। बहुत समय पहले ये स्थान फायर बरसेरकर कबीले की भूमि का केंद्र हुआ करता था। तब से लेकर अब तक सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन अगर कोई इस जगह के करीब आता है तो उसे आज भी जमीन से निकलती हुई गर्मी की लहरें महसूस होती हैं। सु मिंग के लिए ब्लैक फ्लेम पर्वत कोई अनजान जगह नहीं थी। वह कई बार इस जगह पर कदम रख चुका था। वह पहले भी ब्लैक माउंटेन कबीले के लोगों से मिल चुका था। अगर उसकी तेज रफ्तार ने उसे भागने में मदद न की होती तो शायद वह बहुत पहले ही मारा गया होता। वह जगह ब्लैक माउंटेन कबीले के बहुत करीब थी। ब्लैक माउंटेन कबीले के लोगों के मन में पीढ़ियों से डार्क माउंटेन कबीले के प्रति बैर दुश्मनी की भावना थी। दोनों कबीलों का आकार लगभग एक जैसा ही था। भले ही उनके बीच कोई बड़ा युद्ध न हुआ हो, लेकिन उनकी शिकार करने वाली टोलियों के बीच अक्सर झड़पें होती रहती थीं, और ये झड़पें अक्सर बेहद खूनी और क्रूर होती थीं। एक पल के लिए सु मिंग हिचकिचाया, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसके दिमाग में एक योजना कौन थी। काफी देर तक ब्लैक फ्लेम पर्वत को निहारने के बाद उसने अपनी नजर हटाई और तेजी से उस समतल पत्थर के भीतरी हिस्से की ओर बढ़ गया। उस पत्थर के बीच में बने एक खोखले हिस्से में कुछ बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। जब सु मिंग ने उन पत्थरों को हटाया तो उसे उनके नीचे छिपी हुई एक चीज दिखाई दी। वह एक बेहद सादा और कच्ची कारीगरी वाला धनुष था। भले ही वह धनुष देखने में साधारण और कच्चा पक्का सा लग रहा था, लेकिन उसकी प्रत्यंचा धनुष की डोरी, जो उंगली जितनी मोटी थी, पूरी तरह से तनी हुई थी। उसे सिर्फ देखकर ही उसकी जबरदस्त शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। डार्क माउंटेन कबीले में केवल शिकारियों को ही धनुष रखने की अनुमति थी। कबीले के अन्य सदस्यों के लिए धनुष हासिल करना बेहद मुश्किल काम था। सु मिंग ने खुद ही वह धनुष बनाया था, कुछ जड़ी बूटियों के बदले कुछ सामान लेकर। वह उसे अपने कबीले में वापस नहीं ले गया, बल्कि यही रख दिया। यह एक ऐसा राज था जिसके बारे में सिर्फ लेई चेन को पता था। जैसे ही सु मिंग ने धनुष अपने हाथ में लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बड़े पत्थरों के नीचे से 5 और तीर निकाले। तीरों के सिरे पत्थर के बने थे और सु मिंग अक्सर उन्हें घिसकर चमकाता रहता था ताकि वे तेज बने रहें। उसने वे 5 तीर अपनी पीठ पर रखी टोकरी में रख दिए। सु मिंग ने धनुष अपने हाथ में पकड़ा और छोटे बंदर को सीटी बजाकर बुलाया, फिर जमीन पर बनी जड़ी बूटियों की एक तस्वीर की ओर इशारा किया। छोटा बंदर उसकी बात समझ गया। उसने अपने सारे दांत दिखाते हुए सु मिंग की ओर देखकर एक चौड़ी मुस्कान दी और फिर एक लाल धुंध की तरह तेजी से आगे की ओर दौड़ पड़ा। सु मिंग भी सावधानी से उसके ठीक पीछे पीछे चला। बस कुछ ही छलांगों में वह आदमी और बंदर उस जगह से गायब हो गए जहां वे खड़े थे। अगर डार्क ड्रैगन माउंटेन अंधेरे अजगर पहाड़ से उनकी जान पहचान के स्तर की तुलना की जाए तो सु मिंग कभी भी श्याओ होन की बराबरी नहीं कर सकता था। श्याओ होन के मार्गदर्शन में जैसे जैसे सूरज लाल होता हुआ ढलने लगा, सु मिंग की टोकरी तरह तरह की औषधीय जड़ी बूटियों से भर गई।
टोकरी में लगभग 7 या 8 तरह की जड़ी बूटियां थीं और हर तरह की जड़ी बूटी काफी मात्रा में थी। ये वे सभी जड़ी बूटियां थीं जिन्हें सू मिंग ने उस चित्र में देखा था, और कुछ ऐसी भी थीं जो उन चित्रों से मिलती जुलती थीं। वह उन सभी की पूरी तरह पहचान नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने ऐसी जड़ी बूटियों को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया जो चित्रों से मिलती जुलती थीं। तुम्हारा मतलब है कि यहाँ कोई और जड़ी बूटी भी है जो बिल्कुल वैसी ही दिखती है? अब तक लगभग शाम ढल चुकी थी। सू मिंग और श्याओ होंग ब्लैक फ्लेम माउंटेन काली आग के पहाड़ के पास वाले जंगल में खड़े थे। सू मिंग श्याओ होंग की ओर देखते हुए अपने सामने जमीन पर मौजूद काली कीचड़ के एक हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। श्याओ होंग ने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया, फिर सू मिंग को देखकर जोर शोर से कुछ इशारे किए और अंत में आसमान में ढलते हुए सूरज की ओर इशारा किया। सू मिंग की आंखों में समझ की एक चमक दिखाई दी। वह नीचे उकड़ू बैठ गया और अपनी नजरें उस दलदल पर गड़ा दी, सूरज के ढलने का इंतजार करने लगा। एक एक करके पल बीतते गए और लगभग आधे घंटे बाद जंगल में रोशनी कम होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल के अंदर 100 फीट के दायरे से बाहर की हर चीज को अंधेरे ने पूरी तरह से निगल लिया हो। जैसे ही धरती पर रात छाई, अचानक कीचड़ से बुलबुले निकलने लगे। वहां एक लाल पौधे की धुंधली सी आकृति भी दिखाई दी। वह इतनी तेजी से ऊपर उठ रहा था मानो तैरते हुए आगे बढ़ रहा हो। इस अजीब नज़ारे को देखकर सू मिंग के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं। वह देखता रहा कि कैसे वह लाल पौधा कीचड़ में तैरता रहा और फिर धीरे धीरे उससे ऊपर उठ आया। वह एक लाल फूल की कली थी। उसकी जड़ें अभी भी कीचड़ में ही छिपी हुई थीं। अब यह साफ हो गया था कि थोड़ी देर पहले वो फूल कीचड़ में अपनी जड़ों की हलचल के कारण ही इधर उधर घूम रहा था। जैसे ही उसने फूल की कलियों को कीचड़ से बाहर निकलते देखा, वे सू मिंग की आंखों के सामने ही खिल उठी और उनमें से एक मनमोहक खुशबू फैल गई। सू मिंग ने जैसे ही उसकी महक ली, उसे तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो उसका खून खौल रहा हो। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर लपटों से घिरा हुआ था और गर्मी से उसकी त्वचा जल गई थी। उसी पल शियाओ होंग ने घबराहट में एक चीख मारी। सू मिंग ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाए और तेजी से आगे बढ़ा और अपने सबसे करीब वाले लाल फूल को पकड़ लिया। उसके हाथ में पत्थर का बना एक तेज धार वाला औजार था और उसने बड़ी फुर्ती से फूल को उसकी जड़ों से काट लिया और फिर उसे अपनी पीठ पर रखी टोकरी में डाल दिया। जैसे ही उसका काम पूरा हुआ, सू मिंग वहां जरा भी नहीं रुका और शियाओ होंग के साथ तेजी से वहां से निकल गया। सू मिंग के जाते ही कीचड़ के अंदर से किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज आई और सभी लाल फूलों ने तुरंत अपनी पंखुड़ियां बंद कर लीं और एक बार फिर कीचड़ में समा गए। जल्द ही कीचड़ से ताज़ा खून बहने लगा और हवा में खून की बदबू फैल गई। सू मिंग और शियाओ होंग जल्दी में वहां से निकले। जब आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो गया तो वे एक पेड़ पर बैठे थे और चांदनी की रोशनी में अपनी जमा की हुई चीजों को देख रहे थे। टोकरी में कई तरह की जड़ी बूटियां थीं, जिन्हें देखकर सू मिंग बहुत उत्साहित हो गया। उसने अपने मन में एक बार फिर उस शमन क्वेंचिंग वाले दृश्य को याद किया और उसे करने के लिए वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। यह अफसोस की बात है कि मुझे स्कैटरिंग डस्ट के प्रभावों के बारे में ठीक से पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत असरदार होनी चाहिए। सू मिंग ने अपने होठों पर जबान फेरी और टोकरी में रखी 2 जड़ी बूटियों की ओर देखा। ये दोनों जड़ी बूटियां रंग में एक जैसी थीं और अगर कोई उन्हें बहुत ध्यान से न देखता तो वे बिल्कुल एक जैसी ही लगती। दोनों ही लाल रंग की थीं और उनमें बस इतना ही फर्क था कि एक में 6 पंखुड़ियां थीं और दूसरी में 5। सू मिंग इन दोनों जड़ी बूटियों से परिचित नहीं था। ये ही 2 जड़ी बूटियां ऐसी थीं जिन्हें उसने स्कैटरिंग डस्ट बनाने की प्रक्रिया में पहले कभी नहीं देखा था। यह अच्छी बात थी कि शियाओ होंग ने उन्हें पहले देखा हुआ था और वह सू मिंग को उन तक ले जा सका था। आखिर इन दोनों में से कौन सी जड़ी बूटी दवा बनाने के लिए जरूरी है? सू मिंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उन दोनों जड़ी बूटियों को ध्यान से देखा। उसने 6 पंखुड़ियों वाला फूल कीचड़ से निकाला था। जब उसने उस अजीबोगरीब दृश्य को याद किया जो उस फूल के खिलने के समय हुआ था, तो सू मिंग को लगा कि अगर उसने इसे कच्चा खा लिया तो उसका शरीर फट जाएगा। उसने उस जड़ी बूटी को वापस टोकरी में रख दिया और पेड़ की डाल पर लेट गया और फिर एक फल का टुकड़ा तोड़कर खाया। उसने आसमान में तारों को देखा और जंगल की हवा में सांस ली। उसे अपने आसपास जानवरों और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह जंगल के साथ एक हो गया हो और यह एक बहुत ही सुकून देने वाला एहसास था। सियो होंग पास ही खुद को संवार रहा था और उसकी आंखें सावधानी से अपने आसपास का जायजा ले रही थीं। उस आदमी और बंदर ने पूरी रात उसी पेड़ पर बिता दी।
अगली सुबह जब सूरज निकला तो सू मिंग और सियो होंग ने पेड़ छोड़ दिया और ब्लैक फ्लेम माउंटेन की ओर तेजी से बढ़ चले। उस समय जंगल अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था और कोहरे की एक पतली चादर से ढका हुआ था। सू मिंग अपने हाथों में धनुष थामे पूरी तरह से चौकन्ना था। सियो होंग पर भी इसका असर हुआ और वह भी अपने आसपास को लेकर सतर्क हो गया। जब सूरज आसमान में ऊपर चढ़ आया तो जंगल से बर्फ जैसा कोहरा छट गया। उसकी आंखों के सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा था। पहाड़ का रंग भूरा था और वह जमीन से उठती हुई गर्मी की लहरों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। वह पहाड़ की चोटी से हवा में उठते हुए काले धुएं के गुबार भी देख सकता था। दूर से देखने पर यह नज़ारा सचमुच देखने लायक था। ब्लैक फ्लेम माउंटेन। सू मिंग ने धीरे से बुदबुदाया, फिर अपने आसपास पर एक सतर्क नजर डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। यहां आने से पहले ही उसने पूरी तैयारी कर ली थी। उसके पैरों के नीचे गर्मी से बचाने वाली कई जड़ी बूटियां थीं, जिनकी मदद से सू मिंग बिना रुके पहाड़ की चोटी तक चढ़ सकता था। भले ही वह बहुत तेजी से चढ़ रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से सतर्क था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसकी सतर्कता और भी बढ़ती गई। उसे ठीक ठीक पता नहीं था कि उसे कितना समय लगा, लेकिन जब वह पहाड़ की आधी चढ़ाई पूरी कर चुका था और ऊपर की ओर बढ़ने ही वाला था, तभी सियो होंग ने जोर से चीख मारी। जैसे ही सू मिंग ने वह चीख सुनी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत खुद को पहाड़ के किनारे बनी एक दरार में छिपा लिया। उसने अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमाए और अपने दाहिने हाथ में धनुष उठाते हुए तेजी से एक तीर निकाल लिया। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। सियो होंग दौड़कर सू मिंग के पास आ पहुंचा और अब उससे सटकर खड़ा हो गया। सू मिंग ने धीरे से सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। जिस जगह वह खड़ा था, वहां से अगर ब्लैक माउंटेन ट्राइब का कोई भी सदस्य उसे देख लेता तो फिर उन दोनों के बीच मौत तक लड़ाई होना तय था। बहुत जल्द धीमी आवाजें उस जगह तक पहुंची जहां वह खड़ा था, और जब वे बातें कर रहे थे तो पत्थरों के गिरने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। वे हमसे इतनी सुबह सुबह पत्थर निकालने के लिए क्यों कह रहे हैं? आखिर यह किस लिए है? शिकायत करना बंद करो। ये कबीले के सरदार का अनुरोध है, हमें बस इसे करना है। वैसे क्या तुमने सुना? बड़े बुजुर्ग अगले स्तर पर पहुंचने वाले हैं। मैंने भी कबीले के दूसरे सदस्यों से सुना है कि बड़े बुजुर्ग अब पहले जैसे नहीं रहे। वे अब थोड़े डरावने हो गए हैं। क्या कबीले का सरदार हमसे ये पत्थर बड़े बुजुर्ग के लिए ही तो नहीं निकलवा रहा? आवाजें और साफ होती गईं और फिर धीरे धीरे धीमी पड़ गईं। सू मिंग दरार से सटकर खड़ा रहा और बिल्कुल भी हिला डुला नहीं, जब तक कि वे दोनों लोग इतनी दूर चले गए थे कि उसने राहत की सांस ली। ब्लैक माउंटेन कबीले का एल्डर अगले लेवल पर पहुंचने ही वाला है। मुझे याद है एल्डर ने एक बार कहा था कि ब्लैक माउंटेन कबीले का एल्डर ब्लड सॉलिडिफिकेशन दायरे के 8वें लेवल पर था, लेकिन उसने एक बुरी कला में महारत हासिल कर ली है, सिर्फ इसलिए ताकि वह एल्डर का मुकाबला कर सके। सू मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसे बाद में वापस जाकर अपने एल्डर को इस बारे में बताना होगा। उसने थोड़ी देर और इंतजार किया ताकि यह पक्का हो जाए कि वे दोनों काफी दूर चले गए हैं। फिर सू मिंग ने पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा, लेकिन उसी पल उसके पास मौजूद छोटे बंदर ने उसकी कमीज पकड़ ली। सू मिंग ने तुरंत घबराकर अपना सिर घुमाया, लेकिन उसने देखा कि बंदर का चेहरा उत्साह से चमक रहा था और वह उस दरार की ओर इशारा कर रहा था जहां वे रुके थे। वहां एक छोटा, कुदरती तौर पर बना छेद था और उसमें से भाप निकल रही थी। सू मिंग ने तुरंत पहाड़ पर और आगे चढ़ने का इरादा छोड़ दिया और उस छोटे छेद के पास जाने का फैसला किया। ध्यान से देखने के बाद उसने अपनी पीठ पर रखी टोकरी उतारी और उसे छेद के अंदर ले गया और खुद भी रेंग कर अंदर चला गया, जबकि शियाओ होंग उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। वह छेद ज्यादा बड़ा नहीं था और सू मिंग सिर्फ इसलिए अंदर जा पाया क्योंकि उसका शरीर छोटा था। अगर बरसेरकर कबीले का कोई और सदस्य होता तो वह शायद अंदर नहीं जा पाता। वह छेद अजीब था। उसका आकार पूरी तरह से एक जैसा था। जब सू मिंग ने लगभग 100 फीट आगे जाकर छेद का सिरा देखा तो उसने अपनी गति धीमी कर दी। वह सावधानी से बाहर निकलने की जगह के पास पहुंचा। जब उसने बाहर झांका तो वह पल भर के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने गहरी सांस ली। यह एक आग वाली गुफा थी। छत से बड़ी संख्या में पत्थर की नोकदार आकृतियां, स्टैलेक्टाइट्स, लटक रही थीं। इन चट्टानों की सतह सूखी और दरारें वाली थी, मानो वे किसी भी पल टूटकर बिखर जाएंगी। जमीन काली थी, लेकिन उस पर लाल चट्टानों की कतारें नीचे की ओर बह रही थीं, जिससे वह जगह भूरे रंग की दिख रही थी। यहाँ की गर्मी बाहर की तुलना में कहीं ज्यादा तेज थी। उसके पास ही एक काला कंकाल लटका हुआ था।
वह कंकाल लगभग 80 से 90 फीट लंबा था और सू मिंग एक ही नज़र में पहचान गया कि यह किसी अजगर का कंकाल है। उस अजगर के सिर पर एक सींग था जो लगभग एक हाथ जितना बड़ा था। उसका रंग काला था। सू मिंग ने पहले कभी इतना लंबा अजगर नहीं देखा था, लेकिन उसे याद आया कि उसने अपने बड़ों से सुना था कि डार्क ड्रैगन माउंटेन में कभी अजगरों की एक प्रजाति हुआ करती थी। वे बहुत ही खूंखार जीव थे और उन सभी अजगरों के सिर पर सींग होते थे। उन्हें सींग वाले अजगर हॉर्न पाइथन्स के नाम से जाना जाता था और उनके सींगों की धार को कबीले को भेंट के रूप में दिया जाता था। डार्क माउंटेन कबीले में भी ऐसा ही एक सींग मौजूद था और उस कबीले में उसे कबीले के सरदार के प्रतीक के तौर पर पूजा जाता था। क्या ये वही सींग वाला अजगर हो सकता है? उसने उस सींग वाले अजगर के कंकाल को देखा, फिर उस गुफा को देखा जहां वह मौजूद था, और उसके मन में एक जवाब कौंध गया। खामोशी के बीच सू मिंग ने अपनी टोकरी में से एक जड़ी बूटी निकाली और उसे नीचे की ओर फेंक दिया। जैसे ही वह जड़ी बूटी हवा में तैरती हुई नीचे उतरी और जमीन को छूने ही वाली थी, उससे सिस जैसी एक आवाज निकली। लगभग 15 मिनट बाद वह जड़ी बूटी पूरी तरह से मुरझा गई। उसने जमीन की गर्मी को जांचने के लिए कुछ और बार ऐसा किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि हालांकि गर्मी बहुत तेज थी, फिर भी वह कुछ समय तक उसे बर्दाश्त कर सकता था, बशर्ते वह उन लाल पत्थरों को न छुए। शाओ होंग अब बेचैन होने लगा था। अगर उसे इस जगह के खतरों के बारे में पता न होता तो वह अब तक बहुत पहले ही नीचे छलांग लगा चुका होता। सू मिंग सावधानी से उस छेद से बाहर निकला, फिर नीचे की ओर छलांग लगाए और जमीन पर जा उतरा। तुरंत ही उसके पैरों के नीचे से जलने जैसी आवाजें आने लगीं। उसके पैरों से होते हुए गर्मी की एक लहर उसके शरीर में फैल गई, लेकिन फिलहाल यह इतनी तेज नहीं थी कि उसके पैरों को जला सके। जब शियाओ होंग आग वाली गुफा में घुसा तो उसके शरीर से पसीने की धारा बहने लगी। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर वापस उसी छोटे से छेद के पास लौट आया और आग वाली गुफा में वापस जाने से मना कर दिया। इसके बजाय उसने कहीं और जाकर खेलने का फैसला किया। सू मिंग ने उसे मनाने की और कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी पीठ पर टोकरी लादी और तेजी से आगे बढ़ गया। वो समझ गया था कि यह रास्ता ब्लैक फ्लेम माउंटेन के अंदरूनी हिस्सों से जुड़ा हुआ है और हो सकता है कि आगे चलकर उसे जड़ी बूटियों को शुद्ध करने के लिए कोई सही जगह मिल जाए। रास्ते में थोड़ी ही दूर पर एक खाली जगह थी। सू मिंग को नहीं पता था कि यह जगह कहाँ से जुड़ी हुई है। जमीन पर कुछ गड्ढे थे और वहां गर्मी और भी ज्यादा थी। सू मिंग को अपने पैरों के नीचे जलने जैसी तेज गर्मी भी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद जैसे ही वह उस खाली जगह पर कदम रखने वाला था, उसे गर्मी की एक तेज लहर अपनी ओर आते हुए महसूस हुई। सू मिंग डर के मारे चीख पड़ा और तुरंत पीछे हट गया। डर के मारे उसकी आंखें पुतलियां बड़ी बड़ी हो गईं। उसने देखा कि गड्ढों में से एक हाथ जितनी बड़ी आग की लपट तेजी से बाहर निकली, जिससे पूरी गुफा पल भर में रोशन हो गई। सू मिंग ने गहरी सांस ली और एक बार फिर पीछे हट गया, जब तक कि वह गुफा के मुहाने तक नहीं पहुंच गया। फिर उसने अपनी नजरें आगे की ओर घुमाईं। लगभग आधा घंटा बीत गया, तब जाकर आग धीरे धीरे शांत हुई। लेकिन आग के शांत होते ही दूसरे गड्ढे से आग की एक और लपट बाहर निकल आई। जैसे ही वह आग शांत हुई, एक और लपट बाहर निकल आई। यह एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला था। आग। सू मिंग उन गड्ढों को घूरता रहा और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। यहाँ आग है, लेकिन यह आग कभी कभार ही निकलती है और यह आग का कोई स्थिर लगातार मिलने वाला जरिया भी नहीं है। जब उत्साह थोड़ा कम हुआ तो सू मिंग ने कुछ पल रुककर अपने विचारों को समेटा। उसे थोड़ी निराशा भी महसूस हो रही थी। कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं पहाड़ की चोटी के रास्ते पहाड़ के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंच सकूं, और हो सकता है कि मुझे यहाँ कोई और भी बेहतर जगह मिल जाए जो शायद यहाँ छिपी हुई हो। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं जल्दी से वहां से निकल भी सकता हूँ। बहुत बढ़िया, यह मेरी क्विंचिंग तपाने करने की पहली जगह होगी। सू मिंग की आंखें उत्साह से चमक रही थीं जब वह अपने आसपास देख रहा था। अब मेरे पास आग है, तो अब बस एक ही चीज की कमी है, बैरन कैल्ड्रॉन तपाने का बर्तन। मैं इसे खुद ही बना लूंगा। फिर सू मिंग ने जमीन पर बिखरे हुए पत्थरों पर अपनी नजर डाली। ये पत्थर यहाँ कई सालों से पड़े हैं, लेकिन राख नहीं बने हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा गर्मी सह सकते हैं, इसलिए इन्हें क्वेंचिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सू मिंग ने अपना सिर खुजलाया, फिर अपने पैरों के नीचे की जड़ी बूटियां बदली और एक बार फिर नीचे कूद गया। उसने एक ज्यादा सही दिखने वाला पत्थर का टुकड़ा चुना और थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसकी सतह को छुआ। यह इसलिए नहीं था कि ओ गर्म नहीं, बस थोड़ा सा गर्म।
एक बार जब उसे यकीन हो गया कि वह उस बड़े पत्थर का इस्तेमाल कर सकता है, तो सू मिंग ने अपनी खुरपी निकाली। वह खुरपी बहुत तेज थी और सू मिंग ने खुद उसे लगातार घिसकर तेज किया था। जैसे ही उसने खुरपी उठाई, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पत्थर को काटना शुरू कर दिया। यह एक बहुत ही उबाऊ काम था, लेकिन सू मिंग को इसकी आदत हो चुकी थी। उसके हाथों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह पत्थर काट रहा था, अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसने उस अजगर की खोपड़ी की तरफ देखा, और खासकर उसकी खोपड़ी पर लगे सींग की तरफ। सू मिंग तेजी से आगे बढ़ा और एक पल के लिए खोपड़ी को देखा। उसने खोपड़ी पर हल्के से थपथपाया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक चटकने की आवाज आई और पूरा कंकाल तुरंत राख में बदल गया। सिर्फ वह काला सींग ही बचा रहा, जिस पर कोई खरोंच नहीं आई थी। मुझे पता था, ये सींग कोई आम चीज नहीं है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि यह अजगर इस जगह पर आया कैसे। सू मिंग ने वह सींग उठाया और उसे अपने बगल वाली दीवार पर रगड़ा। उसके ऐसा करते ही एक चटकने की आवाज आई, लेकिन इस नज़ारे से सू मिंग को कोई हैरानी नहीं हुई। लेकिन उस सींग वाले अजगर ने इस जगह पर चढ़ने की कोशिश क्यों की होगी? सू मिंग को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने वह सींग उठाया और उस चट्टान के पास जाकर उसे काटना शुरू कर दिया। उस सींग की मदद से कुछ घंटों की मेहनत के बाद एक ऐसा पत्थर का चूल्हा बनकर तैयार हो गया जो सू मिंग की यादों में बसे बैरन कैल्ड्रॉन खाली कड़ाहे जैसा ही था। सू मिंग ने उसके लिए एक ढक्कन भी बनाया ताकि कड़ाहे के अंदर की गर्मी बाहर न निकल पाए। चलो पहले इसे आजमा कर देखते हैं। सू मिंग बहुत उत्साहित था। उसने उस पत्थर के चूल्हे को उन गड्ढों की तरफ खिसकाया और इंतजार करते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश की। कुछ घंटों बाद और आग के कई तेज झटकों के बाद आखिरकार सू मिंग के पास वाले गड्ढे से आग की लपटें निकलने लगीं। जैसे ही आग भड़की, सू मिंग ने उस पत्थर के चूल्हे को सीधे उस गड्ढे के ऊपर रख दिया जहां से आग निकल रही थी। सू मिंग बहुत घबराया हुआ था। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि उसने जो चूल्हा बनाया था वह इस तेज गर्मी को झेल पाएगा या नहीं। बहुत जल्द ही वह चूल्हा लाल सुर्ख हो गया और उसकी सतह से तेज गर्मी निकलने लगी। यहाँ तक कि जलने की तेज आवाजें भी आ रही थीं और सू मिंग ने देखा कि कड़ाही की सतह कई जगहों से चटक रही थी। सू मिंग का दिल मानो थमसा गया था, लेकिन जब पत्थर के टूटने का कोई संकेत नहीं मिला तो वह धीरे धीरे शांत होने लगा। 2 घंटे, हर बार सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह काफी है। सू मिंग अपने ही विचारों में खो गया। ये भी कहा जा सकता है कि वह सचमुच अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि यह क्विंचिन ठंडा करने की प्रक्रिया सफल हो सके। तो फिर ऐसा करते हैं। सू मिंग कुछ कदम पीछे हट गया। उसके मन में शायद कोई योजना थी, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह एक ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहां ज्यादा गर्मी नहीं थी और उन गड्ढों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। ऐसा करते करते पूरा एक दिन बीत गया। इस दौरान छोटा बंदर वहां आया और कुछ फल ऐसी जगह पर रख गया जहां ज्यादा गर्मी नहीं थी। फिर वह दोबारा खेलने के लिए चला गया। जहां तक पत्थर की कड़ाही की बात थी, उसने आग की इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। चाहे उसे कितनी भी बार क्यों न जलाया गया हो, वह टूटी नहीं। ऐसा लगता है कि इन विस्फोटों के पीछे कोई न कोई नियम जरूर है, लेकिन साथ ही ऐसा भी लगता है कि कोई नियम है ही नहीं। एक दिन बीत जाने के बाद सू मिंग ने वह सींग उठाया और उन गड्ढों की ओर चल पड़ा। उसने जमीन पर एक गहरी नाली खाई बनाई जो कड़ाही के ठीक नीचे मौजूद गड्ढों में से एक से जाकर मिल गई। वह वहीं नहीं रुका, बल्कि उसने ऐसी ही 6 और नालियां बनाई और फिर पीछे हट गया। कुछ ही देर बाद उन गड्ढों में से एक में फिर से विस्फोट हुआ और आग की ज्यादातर लपटें उस नाली से होते हुए कड़ाही के ठीक नीचे पहुंच गईं। मैंने कर दिखाया। सू मिंग ने बस एक पल के लिए उस दृश्य को देखा और फिर वह 5 और नालियां बनाने में जुट गया। इसके बाद वह फिर से पीछे हट गया और एक और दिन तक इंतजार करते हुए सब कुछ ध्यान से देखता रहा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी इस तरकीब से कड़ाही के नीचे आग जलने का समय बढ़ गया है, तो वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। सच कहूं तो वह इस बात को लेकर काफी चिंतित था। ये नालियां उसने यूं ही मनमर्जी से नहीं बनाई थीं। उसे इस बात का पूरा ध्यान रखना था कि कड़ाही के नीचे जलने वाली आग न तो बहुत ज्यादा तेज हो और न ही बहुत ज्यादा धीमी, वरना उसमें बनने वाली गोलियां, दवाएं बेढंगी या खराब बन सकती थीं। आखिरकार कई बार ऐसा भी होता था कि एक ही समय पर कई गड्ढों में एक साथ विस्फोट हो जाता था। अगर ऐसा बार बार होता तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकता था।
जैसे ही उसने अपनी दो सबसे बुनियादी समस्याओं को हल कर लिया, सू मिंग शांत हो गया और अपने दिमाग में मौजूद यादों के अनुसार अपनी पहली क्वेनचिन शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू कर दी। उसने छोटे बंदर को अपने लिए खाना बनाने का काम सौंप दिया था, और कई बार ऐसा भी होता था जब सू मिंग खुद बाहर जाकर छोटे शिकार पकड़ता और उन्हें गुफा में लाकर भूनकर खाता था। शिकार के दौरान जब सू मिंग की मुलाकात अपने ही कबीले की शिकार टोली से हुई, तो उसने इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैक माउंटेन कबीले के उस बुजुर्ग के बारे में भी बताया। समय बीतता गया और उस जगह से निराशा भरी आवाजें सुनाई देने लगीं, जिसे सू मिंग ने अपनी क्वेनचिन प्रक्रिया के लिए अपना निजी स्थान घोषित कर रखा था। आधा महीना बीत चुका था। इस समय तक सू मिंग की आंखें गुस्से और थकान से लाल हो चुकी थीं। बीते हुए उस पूरे आधे महीने के दौरान उसने जितनी बार भी अपने पास मौजूद जड़ी बूटियों को शुद्ध करने की कोशिश की, उसे एक बार भी सफलता नहीं मिली। अब वह रक्त ठोसीकरण ब्लड सॉलिडिफिकेशन के क्षेत्र में पहले स्तर पर पहुंच चुका था और उसने 4 रक्त शिराएं ब्लड वेन्स भी प्रकट कर ली थीं। यदि अगर वह 2 और बना पाता तो वह ब्लड सॉलिडिफिकेशन के दायरे में दूसरे लेवल पर पहुंच जाता। एक बार जब वह दूसरे लेवल पर पहुंच जाता तो सू मिंग बरसकर आर्ट्स में से पहली का इस्तेमाल कर पाता, जो उसे बरसकर्स के देवता की मूर्ति से विरासत में मिली थी। ये सू मिंग के लिए एक सपना था और यही वजह थी कि उसने दवा वाली गोलियां बनाने की कोशिश नहीं छोड़ी। लेकिन 1 महीने की नाकामियों के बाद सू मिंग हार मानने ही वाला था। लेकिन उसकी जिद ने उसे इतनी आसानी से हार मानने नहीं दिया। मुझे यकीन नहीं होगा, जियाओ होंग, मेरे लिए फिर से जड़ी बूटियां इकट्ठा करो। सू मिंग ने टोकरी गुफा के मुंह पर दांत दिखाते हुए छोटे बंदर की ओर फेंकी, फिर गोलियां बनाने की कोशिश जारी रखी। छोटे बंदर ने टोकरी पकड़ी और बाहर भागने से पहले मुस्कुराया। दिन बीतते गए, नाकामयाबी पर नाकामियां। आधा महीना और बीत गया। उस दिन जब सू मिंग अपने बिखरे बालों के साथ कड़ाही के सामने खड़ा था, तो उसके हाथों में 2 जड़ी बूटियां थीं। वे दोनों लाल रंग की थीं। उनमें से एक में 6 पंखुड़ियां थीं और दूसरी में 5 पंखुड़ियां। मुझे कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? सू मिंग जानता था कि उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उसने दांत पीसकर अपना फैसला किया।